सख्ती ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में रणबीर को ईडी का समन। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े धनशोधन मामले में अभिनेता रणबीर कपूर को समन जारी कर शुक्रवार को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। अधिकारियों ने बुधवार को बताया, ईडी ने रणबीर को एजेंसी के रायपुर स्थित कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने अभिनेता पर ऐप के प्रवर्तकों से वर्चुअल क्षेत्र में उनके उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए धन लेने का आरोप लगाया है। सूत्रों ने बताया कि ईडी 14 से 15 अन्य हस्तियों की इस मामले में भूमिका की जांच कर रही है और उन्हें भी जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। बेनामी बैंक खातों से धनशोधन का आरोप ईडी के मुताबिक कंपनी के प्रवर्तक सौरभ चंद्रशेखर और रवि उप्पल दुबई से इसे संचालित कर रहे थे। वे छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि वे नए उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण करने के लिए ऑनलाइन बुक बेटिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। वे आईडी बनाकर बहुस्तरीय बेनामी बैंक खातों से धनशोधन करते थे। फ्रेंचाइजी के जरिए खोली शाखाएं। अधिकारियों ने बताया कि वे अपने जानकारों को फ्रेंचाइजी के जरिए खोली गई शाखाओं को कारोबार का अधिकार 70 से 30 के लाभ अनुपात पर देते थे। सट्टे से हुई कमाई की राशि दूसरे देशों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला का इस्तेमाल करते थे। भारत में सट्टा वेबसाइट के प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर नकदी का इस्तेमाल किया गया। भिलाई के रहने वाले हैं महादेव बेटिंग ऐप के प्रवर्तक। दुबई से ऐप का संचालन हो रहा था। उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस सिलेंडर 100 रुपए और सस्ता। त्योहार के मौसम से पहले केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तोहफा दिया है। अब लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए 600 रुपए चुकाने होंगे। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी 200 रुपए प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी है। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 903 रुपए है। उज्ज्वला लाभार्थी को अब गैस सिलेंडर के लिए 603 रुपए देने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उज्ज्वला लाभार्थियों को अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर में 200 रुपए की कटौती का फैसला किया था। इसके बाद गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1103 रुपए से घटकर 903 हो गई थी। सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी देती है। ऐसे में लाभार्थियों को सिलेंडर 703 रुपए में मिलता था। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सब्सिडी में 100 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा करने का निर्णय लिया, यानी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी 300 रुपए हो गई। ऐसे में उज्ज्वला के लाभार्थियों को प्रति रसोई गैस सिलेंडर के लिए सिर्फ 603 रुपए चुकाने होंगे। पिता व भाई का मिला साथ तो पूरे विश्व में छा गई अन्नू। जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी को छोटे से गांव बहादुरपुर से निकलकर विश्व स्तर पर पहचान बनाने में कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उसके इस संघर्ष में पिता अमरपाल व भाई उपेंद्र सिंह ने उनका पूरा सहयोग किया। इसी सहयोग से अन्नू रानी ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने का कार्य किया। अन्नू रानी ने एशियन गेम्स के अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर अपने देश का मान बढ़ाया है। अन्नू रानी के भाई उपेंद्र से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अन्नू की बाजुओं में काफी ताकत थी, जिसे उन्होंने एक क्रिकेट मैच के दौरान देखा था। अन्नू उनके साथ क्रिकेट मैच खेलती थी। बाउंड्री पर वह फील्डिंग कर रही थी। इसी बीच उसके पास गेंद पहुंच गई। उसने बाउंड्री के पास से बॉल थ्रू की तो वह सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। वहीं से उसने अन्नू के बाजुओं की ताकत को परखा और उसे क्रिकेट से हटाकर जैवलिन थ्रो पर लगा दिया। उधर भाई ने पिता की नाराजगी के बावजूद अन्नू को सपोर्ट किया। बाद में अन्नू ने सफलता के झंडे गाड़े तो पिता अमरपाल को उस पर गर्व हुआ, साथ ही अपनी बातों पर पछतावा भी। अब पिता अमरपाल सिंह व भाई उमेंद्र अन्नू को पूरी सपोर्ट करते हैं, जिसके बलबूते आज अन्नू चौधरी विश्व भर में भारत, प्रदेश व जिले का नाम रोशन कर रही हैं। बाइक भरे कंटेनर में आग मामले में चालक पकड़ा। दौराला दिल्ली दून हाईवे पर दादरी गांव के पास बाइक से भरे कंटेनर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगाने के मामले में मंगलवार आधी रात के बाद पुलिस ने घायल हालत में चालक को पकड़ लिया। रात में ही जानकारी मिलने पर दौराला थाने पहुंचे ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी चालक को अपनी सुपुर्दगी में लेकर साथ लेकर हरिद्वार लौट गए। हरिद्वार स्थित TCL ट्रांसपोर्ट कंपनी से बिजनौर के बीरबलपुर पोस्ट हासुपुर निवासी चालक अक्षय कुमार पुत्र बाबू सिंह 3 दिन पहले बाइक से भरा एक कंटेनर लेकर चला था। हाईवे पर दादरी गांव के पास पहुंचने पर हाईवे किनारे एक ढाबे पर कंटेनर खड़ा कर चालक 2 दिन से लगातार शराब पी रहा था। आसपास के लोगों के मुताबिक रात में चालक ने अपने हाथों को किसी धारदार हथियार से काट लिया था और कुछ घंटे बाद ही कंटेनर में आग लगा दी और फरार हो गया। आग लगने के कारण कंटेनर में रखी बाइकें जल गई। ढाबे पर लगे CCTV कैमरे आदि की मदद से पुलिस ने आधी रात के बाद ही चालक की शिनाख्त कर पकड़ लिया। वहीं जानकारी मिलने पर हरिद्वार से TCL ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी अक्षय और अमित दौराला थाने की दादरी चौकी पहुंचे और चालक को सुपुर्दगी में लेकर हरिद्वार ले गए। रात में पहुंचे TCL के कर्मचारी अक्षय और अमित ने बताया कि कंटेनर में 45 बाइक होंडा कंपनी की बाहर की साइड में ही थी। अंदर बॉक्स खाली थे। इंस्पेक्टर दौराला संजय कुमार शर्मा ने बताया कि अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
580 रुपए गन्ने का भाव मांगा। तहसील परिसर में उत्तर प्रदेश किसान सभा की मवाना इकाई के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपजिला अधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने आगामी पेराई सत्र में गन्ना मूल्य लागत के आधार पर 580 रुपए प्रति कुंतल घोषित करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश किसान सभा के जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह ने कहा कि प्रदेश में लगभग 55 लाख किसान गन्ने की खेती पर निर्भर है, उसी के साथ करोड़ों मजदूर का जीवन भी निर्भर रहता है, लेकिन गन्ना किसानों का दुर्भाग्य यह है कि उन्हें लागत भी प्राप्त नहीं होती है। इस बढ़ती महंगाई के दौर में गन्ना मूल्य को बढ़ाकर 580 रुपए प्रति कुंतल घोषित किया जाए। किसान सभा के मंडलीय सचिव कांग्रेस जितेंद्र पाल सिंह ने बताया कि गन्ना सर्वे में सट्टा प्रदर्शन भी शुरू हो गया है, लेकिन गन्ना किसानों की समस्याएं 4 सालों से ज्यों की त्यों बनी हुई है। किसानों को समस्त बिल भुगतान के उपरांत भी माफी का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण परेशान किसानों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। एसडीएम को दिए ज्ञापन में किसानों ने 7 सूत्रीय मांग भी जोरदार तरीके से उठाई। ज्ञापन देने वालों में कामरेड जितेंद्र पाल सिंह, संग्राम सिंह, मंजीत सिंह उर्फ बिल्लू, ठाकुर कमल सिंह, वेद प्रकाश, नरेश तोमर, अब्दुल्ला, कुलदीप देशवाल, रामवीर सिंह चौधरी, स्वामी जगदीश आर्य, नरेश तोमर, मनोज धामा, जगदीश, राजपाल शर्मा समेत अनेक किसान मौजूद रहे। पराली जलाना पड़ेगा भारी, होगा जुर्माना। जैसे जैसे धान की कटाई का काम तेजी पकड़ रहा है, वैसे ही पराली को लेकर किसानों, आम जनता और सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। धान की कटाई के बाद अक्सर किसान खेतों में खड़ी पराली जला देते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर काफी हद तक बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, इसका असर मिट्टी की उर्वरता पर भी पड़ता है। ऐसे में पराली न जले, इसके लिए तहसील प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में लेखपाल के नेतृत्व में 5 लोगों का कमेटी गठित की है। प्रदूषण रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है। हाल के दिनों में प्रदूषण की गंभीर होती समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। पराली के धुएं से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। सांस लेने की समस्या के साथ ही और भी कई सेहत की परेशानी सामने आती है। इससे आग लगने का भी खतरा होता है। इन्हीं सब बातों का ध्यान देते हुए सरकार ने पराली जलाने को अपराध की श्रेणी में रखा है। पराली जलाने पर लगेगा जुर्माना। तहसील प्रशासन ने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर टीमों को फील्ड में उतार दिया है। टीम किसानों, ग्रामीणों को फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसानों के बारे में अवगत कराएंगे। पराली जलाने वाले किसानों पर 2500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। एसडीएम मवाना अखिलेश यादव ने बताया कि खेतों में पराली जलाना अब प्रदेश में अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके लिए किसानों को भारी जुर्माना देना होगा। नए नियम के मुताबिक फसल अवशेष या पराली जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की वसूली किसानों से ही की जाएगी। इसके लिए किसानों से 2,500 से लेकर 15,000 रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकता है। इन्हें दी गई जिम्मेदारी। एसडीएम अखिलेश यादव ने बताया कि फसलों के अवशेष जलाए जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी के लिए बनाई गई कमेटी में लेखपाल को अध्यक्ष, कृषि विभाग का कर्मचारी सचिव, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत रोजगार सेवक और ग्राम पंचायत सफाई कर्मी को सदस्य बनाया गया है। यह टीम विशेष रूप से हस्तिनापुर खादर क्षेत्र में धान काटने वाली मशीन कंबाइन चलाने वालों पर खास नजर रखेगी। उधर डीएम दीपक मीणा ने जारी आदेश में कहा कि ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी निरंतर इस कमेटी के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इसके बावजूद किसी ग्राम पंचायत में पराली जलने की घटना होने पर ग्राम स्तरीय कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उर्वरक खपत से मिट्टी की गिरती सेहत रोकेगी पीएम प्रणाम योजना। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हो रहा उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग अब नहीं हो सकेगा। पीएम प्रणाम योजना न केवल उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को रोकेगी बल्कि मिट्टी की लगातार गिरती सेहत को भी सुधारेगी। सरकार ने अगले 3 वित्तीय वर्ष में उर्वरकों की खपत का लक्ष्य तय कर दिया है। इसे हर साल कम करके संतुलित स्तर पर लाया जाएगा ताकि बीमार मिट्टी को फिर से सेहतमंद बनाया जा सके। जनपद के कृषि विभाग ने भी अगले 3 साल के लिए उर्वरकों की खपत का लक्ष्य प्रस्तावित कर दिया है। जमीन की उपजाऊ क्षमता को बेहतर करने और मिट्टी में पोषण को फिर से स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा किसानों के केमिकल मुक्त खेती अपनाने और ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादन पर बल देना है। योजना के तहत प्राकृतिक, जैविक खेती, वैकल्पिक फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर और जैव फर्टिलाइजर को खेती में प्रमोट किया जाना है। योजना में खासकर डीएपी, यूरिया के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा, यानी निर्धारित लक्ष्य से अधिक डीएपी, यूरिया का प्रयोग अब नहीं हो सकेगा। कृषि विभाग ने अगले 3 साल के लिए तय किया खपत का लक्ष्य। जिला कृषि विभाग ने पीएम प्रणाम योजना के तहत अगले 3 साल के लिए उर्वरकों की खपत का लक्ष्य तय कर दिया है। जनपद में पिछले साल जहां 1,74,625 मीट्रिक टन उर्वरक की खपत हुई थी, वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 1,71,668 मीट्रिक टन खपत का लक्ष्य रखा गया है, जो 2,957 मीट्रिक टन घटा दिया गया है। सब्सिडी के बोझ को घटाने पर मिलेगा 50% अनुदान। पीएम प्रणाम योजना के तहत उर्वरक सब्सिडी के बोझ कम करने पर अनुदान के भाग में बचत की धनराशि का 50% राज्य सरकार को दिया जाना है। जो सरकार उर्वरक की जितनी खपत कम करेगी उसे उतना ही फायदा हो। उर्वरक खपत से मिट्टी की गिरती सेहत रोकेगी पीएम प्रणाम योजना। अगले 3 साल का उर्वरक खपत लक्ष्य मीट्रिक टन में
उर्वरक 2023 से 24, 2024 से 25, 2025 से 26। यूरिया 1260741243301226114। डीएपी 306542915329 एनपीके 686169936134। एमओपी 808079898197। योग 171668168466266241। मिट्टी की सेहत सुधारने और उसमें पोषक तत्वों को संतुलित करने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई है। इसके तहत जमीन में अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग पर लगाम लगानी है। इसके लिए विभाग ने अगले 3 साल के लिए उर्वरकों की खपत का लक्ष्य तय कर दिया है। लक्ष्य से ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग अब होने नहीं दिया जाएगा। राजीव कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी, मेरठ। मौसम की मार से लोग पड़ रहे बीमार, अस्पतालों में भीड़। दिन में उमस भरती गर्मी और रात में ठंडा हो रहा मौसम लोगों को बीमार कर रहा है। बच्चे से लेकर बड़े व बूढ़े बुखार, जुकाम, उल्टी, दस्त की बीमारी की चपेट में हैं। सीएचसी में प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं, जिनको दवाई तो दी जा रही है, साथ ही उनके खून की जांच भी हो रही है। सीएचसी सरधना पर सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ओपीडी के बाहर मरीजों की लाइन लगी रहती है। इनमें सभी लगभग बुखार, जुकाम के साथ ही गैस, उल्टी, दस्त से पीड़ित हैं। सीएचसी प्रभारी डॉ. संदीप कुमार गौतम ने बताया कि पिछले कई दिनों से सीएचसी में मरीजों की संख्या बढ़ी है। प्रतिदिन ओपीडी में 100 से अधिक मरीजों का उपचार हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह मौसम की मार है, ऐसे में साफ सफाई व खान पानी में सावधानी बरतना जरूरी है। सीएचसी प्रभारी ने बताया कि बुखार के मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनकी मलेरिया, डेंगू व टाइफाइड की जांच भी साथ के साथ कराई जा रही है। हालांकि अभी तक कोई मरीज डेंगू या मलेरिया का नहीं आया है। उसके बाद भी सतर्कता बरती जा रही है। अस्पताल में दवाइयां भरपूर मात्रा में हैं। समय से मरीजों को उपचार दिया जा रहा है। 12वीं के बाद पाएं सरकारी नौकरी। वर्तमान में मैं आर्ट्स से 10+2 कर रही हूं और अब 10+2 के बाद किसी सरकारी नौकरी में जाना चाहती हूं। कृपया विकल्पों की जानकारी देने का कष्ट करें। वैसे तो कई ऐसी सरकारी नियुक्तियां निकलती हैं, जिनमें 10+2 के बाद स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं, परंतु लोकप्रियता के आधार पर आपको मैं 2 प्रमुख विकल्पों की सलाह दे सकता हूं। पहला, भारत सरकार द्वारा CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के अंतर्गत उन आवेदकों की नियुक्ति की जाती है जिन्होंने किसी भी विषय में 10+2 किया है। इस परीक्षा के उपरांत चयनित आवेदकों की नियुक्ति लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर होती है। इस परीक्षा का संचालन SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है। आवेदन प्रक्रिया मई में प्रारंभ होती है, जिसके उपरांत जुलाई या अगस्त माह में परीक्षा आयोजित की जाती है। विशेष जानकारी के लिए कमीशन की वेबसाइट ssc.nic.in को देखें। दूसरा विकल्प है 10+2 आर्ट्स उत्तीर्ण छात्रों के लिए NDA यानी नेशनल डिफेंस अकादमी के अंतर्गत इंडियन आर्मी में ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति, जो एक बड़ा कैरियर विकल्प है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC द्वारा साल में 2 बार NDA परीक्षा आयोजित की जाती है। पहली परीक्षा के लिए आवेदन दिसंबर में स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए जनवरी में परीक्षा होती है। वहीं मई में आवेदन स्वीकार करने के बाद जून में NDA की दूसरी परीक्षा आयोजित की जाती है। विशेष जानकारी के लिए UPSC की वेबसाइट upsc.gov.in पर एग्जाम कैलेंडर पर नजर बनाए रखें। मैं स्पा मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता हूं। इसमें रोजगार की क्या संभावनाएं हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। भरत चटर्जी, आपने लीक से हटकर एक करियर विकल्प चुना है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बदलते समय के अनुसार करियर के लिहाज से कई नए रोजगार अवसर वाले ऑफ बीट कोर्सेज प्रारंभ किए गए हैं और स्पा मैनेजमेंट भी इसी की एक कड़ी है। इस कोर्स में शुरुआत करने वाले छात्र को एक पेशेवर स्पा थेरेपिस्ट के तौर पर विकसित किया जाता है। इसके तहत इंसानी शरीर की संरचना, शारीरिक क्रिया, आयुर्वेदिक और ओरिएंटल थेरेपियों और एस्थेटिक ट्रीटमेंट जैसे विषयों को शामिल किया जाता है। इसमें कल्चर और कम्युनिकेशन पर भी मॉड्यूल रखा गया है, जो बहुत जरूरी है ताकि यह सीखा जा सके कि स्पा में कैसा माहौल होना चाहिए और एक स्पा थेरेपिस्ट को मरीज से कैसा व्यवहार करना चाहिए। रोजगार की दृष्टि से भी यह क्षेत्र संभावना भरा है, क्योंकि इस कोर्स को पूरा करने के बाद होटल, हॉस्पिटल, रिसोर्ट, हेल्थ क्लब, जिम, स्पा और टूरिस्ट डेस्टिनेशन इत्यादि में थेरेपिस्ट या एस्थेटिशियन की नौकरी मिल सकती है। साथ ही इस कोर्स के बाद आप स्वतंत्र रूप से अपना स्पा भी स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। PM आज कई परियोजनाएं शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान वह दोनों राज्यों में 17,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के मुताबिक राजस्थान में प्रधानमंत्री करीब 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मई 2022 के बाद से बैंकों ने पूंजी जुटाने के लिए सावधि जमा का सहारा लिया। कर्ज के मुकाबले बैंक जमा पर ब्याज बढ़ने की रफ्तार ज्यादा। इंडसइंड बैंक
बैंक 7 दिन से 10 साल की एफडी पर 3.50% से लेकर 7.85% का ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह बैंक एफडी पर 8.25% तक ब्याज दे रहा है। 4 भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक से पहले कई बैंकों ने सावधि जमा ब्याज दर में बदलाव किया है। गौरतलब है कि इस बैठक का नतीजा 6 अक्टूबर 2023 को जारी होगा। एचडीएफसी बैंक ने 2 विशेष अवधि के लिए सावधि जमा ब्याज दर में कटौती की है। यह विशेष अवधि 35 और 55 महीने है। बैंक एफडी पर 3% से लेकर 7.15% तक का ब्याज दे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने 2 करोड़ से कम के निवेश पर एफडी ब्याज को संशोधित किया है। इससे बैंक का एफडी पर ब्याज 3% से लेकर 7.25% तक हो चुका है। इसकी अवधि 7 से 10 साल है। 1-2 पंजाब एंड सिंध बैंक ने 2 करोड़ से कम के निवेश पर ब्याज दर को संशोधित किया है। 7 दिन से 10 साल की अवधि पर 2.80 से लेकर 7.40% का ब्याज दे रहा है। 5 कर्नाटक बैंक ने 2 करोड़ से कम राशि के जमा पर सावधि जमा की ब्याज दर में बदलाव किया है। बैंक 7 दिन से 10 साल की एफडी पर 3.50% और 7.25% का ब्याज दे रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 2 करोड़ रुपए के निवेश पर ब्याज दर को संशोधित किया है। बैंक 3 से 7.50% का ब्याज दे रहा है। यह 7 दिन से 10 साल की अवधि के लिए है। शेल ने डीजल के दाम 20 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए। नई दिल्ली कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच शेल इंडिया ने हफ्ते भर से भी कम समय में डीजल की कीमतों में 20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने लगातार 18वें महीने में भी कीमतों पर लगाम लगाई हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल पिछले कई दिनों से $90 प्रति बैरल से ऊपर बना हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए दुनिया की दूसरी बड़ी तेल एवं गैस कंपनी शेल की भारतीय इकाई ने पिछले हफ्ते ईंधन कीमत में रोजाना 4 रुपए की बढ़ोतरी की। दक्षिण एवं पश्चिम भारत में खास मौजूदगी रखने वाली शेल इंडिया से जुड़े सूत्रों ने कहा कि इस बढ़ोतरी के बाद उसके पेट्रोल पंपों पर डीजल के दाम मुंबई में 130 रुपए और चेन्नई में 129 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं शेल के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल का भाव 117 से 118 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। शेल के देश भर में 346 पेट्रोल पंप हैं। तेल वितरक कंपनियों के पेट्रोल पंप पर डीजल एवं पेट्रोल के भाव इससे कहीं कम हैं। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों के पेट्रोल पंप पर मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपए जबकि चेन्नई में 102.63 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। राम मंदिर के लिए विदेशी भक्त अब सीधे दे सकेंगे दान। अयोध्या विदेश में बसे राम भक्तों का इंतजार खत्म होने को है। राम मंदिर निर्माण में अपना अंशदान समर्पित करने के लिए लालायित विदेशी राम भक्तों से अंशदान प्राप्त करने की सरकारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र का पंजीकरण हो गया है। राम भक्त अपना अंशदान दे सकेंगे। आवेदन के 90 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र निर्गत हो जाएगा। फिलहाल तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने बीते 28 सितंबर को प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया है। बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट। मुंबई घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा और बीएसई सेंसेक्स 286 अंक और नीचे आ गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने और अमेरिकी तथा एशियाई बाजारों के कमजोर रुख से भी बाजार धारणा प्रभावित हुई। बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,424 करोड़ की बिकवाली की। सेंसेक्स 286.06 अंक की गिरावट के साथ 65,226.04 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 633.33 अंक तक लुढ़क गया था। निफ्टी भी 92.65 अंक की गिरावट के साथ 19,436.10 अंक पर बंद हुआ। एक्सिस बैंक में सबसे ज्यादा 4.38% की गिरावट आई। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, मारुति और लार्सन एंड टुब्रो प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। दूसरी तरफ लाभ में रहने वाले शेयरों में नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एशियन पेंट्स शामिल हैं। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले।